राकेश झुनझुनवाला Rakesh कौन थे Jhunjhunwala. और उन्होंने कैसे 5,000 रुपये से अपनी जर्नी स्टार्ट की और 40,000 करोड़ रुपए तक का सफ़र तय किया। आज उनकी बायोग्राफी में हम लोग यही जानेंगे कि वो कैसे थे और किस तरह से वो अपने विज़न को क्लियर रखते थे और वो एक अपनी ज़िंदगी में साफ़ सुथरे इंसान थे। जो उनके मन में होता था वो वही बोलते थे। वो एक बहुत बड़े विज़नरी थे। तो ये सब जानने से पहले मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आप लोग इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे आपको और भी आने वाली वीडियोज़ के बारे में नॉलेज इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। लंबे समय से राकेश झुनझुनवाला बीमार थे। कहा जाता है कि उनकी दोनों किडनियां फेल हो गई थीं, जिसकी वजह से वो डायलिसिस पे चल रहे थे। बट अभी रिसेंटली में जो उनकी डेथ हुई है वो हार्ट अटैक से हुई है, डॉक्टरों द्वारा घोषित किया गया है, डॉक्टरों द्वारा बताया गया है। तो इस तरह से उनकी मौत हुई। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और अपने चरणों में उनको जगह दें। राकेश झुनझुनवाला की अगर मैं बात करता हूँ तो वे बहुत बड़े इन्वेस्टर्स थे और हम सभी लोगों के इंस्पायरेशन थे। जो भी स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट में हैं और जो नहीं भी हैं, और मेरे ख्याल से राकेश झुनझुनवाला किसी भी परिचय के मोहताज नहीं हैं। हर बंदा उन्हें जानता था। आज हम लोग राकेश झुनझुनवाला के इन्वेस्टिंग की जर्नी के बारे में जानेंगे। राकेश झुनझुनवाला ने 1985 में स्टॉक मार्केट में 5,000 रुपये, मात्र 5,000 रुपये से शुरुआत की थी। जब उन्होंने शुरुआत किया तब सेंसेक्स केवल 150 पॉइंट पर ही था और आज सेंसेक्स की अगर हम बात करते हैं तो वो 60,000 के पास में है और उनकी जो नेटवर्थ है वो 40,000 करोड़ इस समय। ठीक है, इस पैसे का यूज़ करके उन्होंने इन्वेस्टमेंट सीखा। 5,000 रुपये जो उन्होंने जिससे जर्नी स्टार्ट की थी 5,000 रुपये से, उसका यूज़ करके उन्होंने ट्रेडिंग को सीखा, इन्वेस्टमेंट को सीखा। और जब उन्हें कॉन्फिडेंस आ गया तो उन्होंने 2.5 लाख रुपए का लोन लिया और वो भी अपने दोस्त के क्लाइंट से। और उन्होंने उनसे इस शर्त पर लोन लिया कि वो एफडी से ज़्यादा रिटर्न करेंगे। उस समय अगर मैं एफडी की बात करता हूँ तो केवल एफडी 10% के हिसाब से ही रिटर्न देता था, बट उन्होंने कहा कि मैं आपको 18% के हिसाब से रिटर्न दूंगा। इस शर्त पे उन्होंने उनसे 2.5 लाख रुपए लिए और उस पैसे का यूज़ करके उन्होंने उस समय जो पहला शेयर उन्होंने ख़रीदा था वो टाटा टी गोल्ड का पहला शेयर था, जो उन्होंने 5,000 शेयर उसके बाई किए थे। और उसके बाद उस शेयर का जो प्राइस था वो 43 रुपये था, परंतु 3 महीने के बाद ही उस शेयर का प्राइस 143 रुपये पर पहुंच गया और इसे सेल करके उन्होंने लगभग उससे 3 गुना प्रॉफिट कमाया। इसके बाद उनका रियल जीवन शेयर मार्केट में शुरू हुआ। 1986 में स्टॉक मार्केट में रेसेशन चल रहा था। तब सब लोग डर रहे थे कि टाटा पावर, तब सब लोग डर रहे थे कि शेयर्स को ले या ना ले। उस समय राकेश झुनझुनवाला, जो कहा जाता है कि वो बहुत बड़े विजनरी थे, उन्होंने अपनी सूझबूझ से टाटा पावर के शेयर्स को ख़रीद लिया। उस समय उनकी नेटवर्थ की अगर बात करते हैं तो 50 लाख रुपए तक पहुंच गई थी। फिर यहीं से उनका सफ़र और ज़्यादा रोमांचक हुआ और वो सफ़र बंद ना होकर और आगे बढ़ा। 1986 1986 से 1989 में अलग अलग इन्वेस्टमेंट से उन्होंने 20 से 25 लाख रुपए तक का प्रॉफिट अर्न किया, जिससे उनकी नेटवर्थ 1 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। इसके बाद उन्होंने बहुत बड़ा रिस्क लिया। उन्होंने 28 रुपये के प्राइस का शेयर, सेसा गोवा नाम का शेयर जो है उन्होंने लिया। आज की डेट में अगर हम उस सेसा गोवा को जानते हैं तो वो वेदांता के नाम से जाना जाता है। उसके उन्होंने 4 लाख शेयर बाई किए थे। जैसे ही उस शेयर को उन्होंने, उसके बाद में उस शेयर की जो कीमत है वो 65 रुपये तक पहुंच गई। फिर उन्होंने 2.5 लाख में उस शेयर्स को बेच दिया। उसके बाद कुछ दिन के बाद 150 रुपये तक उस शेयर की प्राइस पहुंच गए। फिर उन्होंने 1 लाख के शेयर और बेच दिए। फिर कुछ सालों के बाद में उस शेयर के प्राइस 2,200 रुपये तक पहुंच गई और उसे बेचने के बाद में उनका जो नेटवर्थ है वो 2.5 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। इसके बाद
1989 में वीपी सिंह के गवर्नमेंट में फिनेंस मिनिस्टर मधु धानवते। इस बार जो बजट था वो सोशल थिंग पर कंसंट्रेट होगा, यही सब जानकर लोग डर रहे थे और वो समझ रहे थे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। बट जैसा कि कहा गया है कि राकेश झुनझुनवाला एक विजनरी थे, उन्होंने फिर से देखा और वो ये जानते थे कि उनके जो प्राइम मिनिस्टर वीपी सिंह हैं वो बिज़नेस की अच्छी नॉलेज रखते हैं, इसलिए जो बजट होगा वो बिज़नेस फोकस्ड होगा। उनकी सूझबूझ के कारण ही 2.5 करोड़ रुपए से 6 महीने में ही 40 से 50 करोड़ रुपए तक की नेटवर्थ पहुंच गया और बिजनेस फ्रेंडली था, इसलिए बिजनेस में ग्रोथ देखने को मिला। इसके बाद 2002 से 2003 में उन्होंने सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट की और उन्होंने बहुत बड़ा रिस्क लिया। उस समय वो रिस्क लेने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। टाइटन के 4.5 करोड़ रुपए के शेयर्स को उन्होंने ख़रीद लिया और जब उन्होंने उस शेयर्स को ख़रीदा उस समय उस शेयर का जो प्राइस था वो केवल 3 रुपए का ही था। इसके बाद टाइटन के प्राइस बढ़कर 80 रुपए तक चली गई और उनकी नेटवर्थ 300 रुपए तक की बढ़ गई। फिर ये सफ़र यहीं पर बंद नहीं हुआ और उन्होंने एक भी शेयर नहीं बेचा। उसके बाद में टाइटन के शेयर्स काफ़ी घट गए और घटकर वो 30 रुपए तक आ गई। फिर उन्होंने उसे होल्ड करके रखा। अगर उस समय कोई और होता तो वो डर के मारे या फिर इस वजह से कि चलो 30 रुपए तक आ गई है और शेयर को बेच देते हैं, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि उन्हें पता था कि ये शेयर्स और ऊपर जाएंगे और आगे बढ़ेंगे, इसलिए उन्होंने उस शेयर्स को होल्ड करके रखा। और आज अगर टाइटन की बात करते हैं तो उसके शेयर्स 2400 रुपये तक हैं और उनकी होल्डिंग आज भी लगभग 11,000 करोड़ रुपए की है। इसके अलावा उन्होंने जहाँ पे ढेर सारे इन्वेस्टमेंट किए, जैसे कि लुपिन, ये अरबिंदो, क्रिसिल जैसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया। ऐसे बहुत सारी कंपनियों में उन्होंने अपने पैसे लगा रखे हैं। तो इस तरह से उनका जीवन सफ़र था जो शेयर मार्केट में एक बेहतरीन कदम और उनकी विजनरी और उनके बिग बुल होने का सबूत देता है। और राकेश झुनझुनवाला शायद अपने महान इन्वेस्टर थे और उनके जैसा शायद ही कोई मिले और आगे हो सकता है कोई आए, बट उनके जैसा शायद ही कोई ना हो। तो उन्होंने इस तरह से शुरुआत किया और फिर एक हफ्ता पहले की अभी बात है तो आकाश एयरलाइन लॉन्च किया और उन्होंने ये भी कहा कि वो फेलियर के लिए हमेशा तैयार हैं, वो फेलियर से नहीं डरते हैं। तो इस तरह से उनका जीवन था, उनका जीवन का सफ़र यहीं पर समाप्त हुआ। और अगर आपको कुकू एफएम के बारे में आप जानते हैं, नहीं जानते हैं, तो कुकू एफएम डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पे आप राकेश झुनझुनवाला की फुल स्टोरी देख सकते हैं, जो राकेश झुनझुनवाला द बिग बुल ऑफ इंडिया के नाम से है। आप वहाँ पर कुकू एफएम में जाकर सुन सकते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो और जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।